हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज दर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें जो है हम स्टार्ट करने से पहले आपसे दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है ये हम 2018 से लेकर के 2024 तक पहले करेंगे। फिर उसके बाद फिर 2014 से लेकर के 2017 तक का करेंगे। ठीक है। 18 से 24 का पहले इसलिए क्योंकि उसके बाद 18 से ही क्वेश्चन का पैटर्न में पेपर में थोड़ा बदलाव है, दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू हुए हैं। ठीक है, थोड़ा अलग अलग तरीके। तो क्योंकि 2024 का पेपर भी आप देखोगे तो काफी यूपीएससी से बहुत सिमिलर मेल खाता हुआ पेपर है और अच्छा पेपर है 2024 का यूपीपीसीएस का। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले हम वो वाले पोर्शंस कवर कर लें ताकि कि आप उसको एग्जाम जब पास है तो कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहो और पीछे हाइंड साइड में हम आपका 2014 से 2017 भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा इस तरह करके। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखो तो सिर्फ वीडियो को देखो नहीं, एक पेपर और पेन लेकर के बैठो साथ में। ठीक है। आप मैं जब क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उसके पढ़ने के बाद तुरंत पॉज करो वीडियो को और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। गलत करो सही करो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक। ताकि आपको किस तरह, मान लो आपने गलत कर दिया तो आपको समझ में आए कि क्या गलत किया आपने। फिर ठीक है, क्या गलत सोचा आपने कि जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो गया जब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस से आपका इम्प्रूव होगा ये आपको एग्जामिनेशन के टाइम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये दो। और तीसरी चीज कि ये वीडियो का जो मोड ऑफ डिलीवरी होगा वो इंग्लिश रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो लेफ्ट आउट फील ना करें। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज डिवाइड बाय ग्राम पंचायत। ठीक। तो इसका आंसर होगा टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। ठीक है। क्यों ये आंसर होगा? तो देखो, ग्राम पंचायत का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो वो और उसके पास कुछ ही टैक्सेस होते हैं जो लिवाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टैक्सिंग का पावर नहीं होता है ग्राम पंचायत के पास। ठीक है। तो और ये जो अपने सेल्स टैक्स हैं, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस हैं, ये काफी बड़े लेवल की जुरिस्डिक्शन पे ये एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत के पास वैसे भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनको टैक्सेशन की ज्यादा पावर्स देती नहीं है। आइडियली हमारे जो 73rd या 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या फिर गांधी एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू भी जाएं अगर डीपीएसपी के, तो देते हैं, कहते हैं कि हाँ टैक्सिंग पावर ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैसे की पावर तो ऊपर लेवल पे ही रहती है। ठीक है, तो इससे भी आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो और लोकल फेयर्स का बहुत ही लोकल उसका लिमिटेशन है, तो वो वही टैक्स ग्राम पंचायत ही रिवाई करेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों ही रिवाई करेगी लोकल फेयर पे। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी, ऐसे भी सोच सकते हो, तो ये ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में प्रीएम्बल मेंशन है वो कितने तरह के मेंशन है उसमें। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक दो तीन चीजें, एक चीज आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप प्रियम्बल रट लो। ठीक है। प्रियम्बल रट लोगे तो उससे आपको दो तीन फायदा होगा। एक तो फायदा होगा आपका, जब आप प्रीलिम्स लिख रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे होगे यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें जो है आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाएंगे क्योंकि रटा हुआ रहेगा। और नॉर्मली प्रियम्बल से जो क्वेश्चन आता है वो प्रियम्बल, वो कंटेंट मैटर से ही आता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता। तो वो एक आध क्वेश्चन, और वो एक आध क्वेश्चन पक्के हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। हो सकता है हर साल आए या फिर हो सकता है अल्टरनेट ईयर में आए, लेकिन आएगा ही आएगा। और उसके अगर प्रीलिम्स से मान लो आपसे नहीं क्वेश्चन पूछता है तो मेंस में वो क्वेश्चन पूछेगा प्रीएम्बल से। तो वहां पे फिर आपको बेनिफिट हो जाएगा, यानी हर केस में आपको ये बेनिफिट है ही। और इसको रटने, दूसरी बात कि इसको रटने में जो है आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने का है। आप 15-20 मिनट या आधे घंटे में इसको रट सकते हो। अगर आप ऐसे रटना नहीं चाहते हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेम्बल अपने सामने लिख लो और डेली उसको देखो। 6-7 दिन तक देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस हो जाया करेगा प्रेम्बल रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, उसी ऑर्डर में एक तो है जस्टिस, तीन तरह की जस्टिस मेंशन्ड है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी जो है वो 5 तरह की मेंशन्ड है।
थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी और वर्शिप की लिबर्टी। ठीक है। फिर इक्वालिटी जो है, दो तरह की इक्वालिटी की का मेंशन है हमारे उसमें प्रियम्बल में, सोशल इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। और जो फ्रेटर्निटी है वो एक तरह की फ्रेटर्निटी का मेंशन है कि इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये एक तरह के फ्रेटर्निटी का मेंशन है। तो ये आपके ऑर्डर फिर क्या होगा, 3 5 2 1 ऑप्शन ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? देखो ये काफी फैक्चुअल सवाल है, तो ये आपको याद रखना। फर्स्ट फर्स्ट स्टेट पीसेस वगैरह में पूछ लेते हैं, फर्स्ट कौन चीफ जस्टिस रहा, फर्स्ट कौन वाइस चेयरमैन नीति आयोग का है, फर्स्ट कौन कभी कभी पहले समय तो प्रेसिडेंट वगैरह से भी पूछते, तो अब तो वो नहीं पूछते, तो फर्स्ट अलग अलग जो भी उस समय न्यूज में रहेगा उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। उस इंस्टीट्यूशन का पहला मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, या फिर फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, या कुछ ऐसे करके ही पूछते हैं, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो फैक्चुअल है, इसका आंसर है अरविंद पनागारिया। ठीक है। अब अरविंद पनागारिया जो थे वो 2015 से लेकर 2017 तक वाइस चेयरमैन थे। ठीक। तो अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। नीति आयोग का देखो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और ये 2015 में बना था, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इससे 2 3 सवाल आ चुके हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ही, तो उसको जब पढ़ाएंगे तो फिर बता दिया जाएगा आपको। और कुछ खास सवाल नहीं आए हैं, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आए हैं। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, अरविंद पनागारिया कौन थे? एक एमिनेंट आपके इकोनॉमिस्ट थे। अरविंद पनागारिया जो है इकोनॉमिस्ट थे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज? यानी भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और ये भाषा वाला मैटर थोड़ा न्यूज में है, तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, और ये अक्टूबर 1 1953 में बना था इसको। ठीक है। और उस समय काफी ज्यादा बवाल चल रहा था तेलुगु स्पीकिंग पीपल, और वो जो लीड कर रहे थे वो श्री पोट्टू श्रीरामुलु थे, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी, और एट द एंड उनका डेथ भी हो गया था हंगर स्ट्राइक की वजह से। ठीक है। तो जिसकी वजह से मूवमेंट और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ, और आंध्र प्रदेश जो है पहला स्टेट कार्व आउट हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी इनमें से कौन सी? तो देखो, अगर इसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज कौन सी हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, तो ये ऑब्वियसली बात है, आंसर में नहीं होगा। फिर दूसरा है फाइनेंस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी नहीं होगा। बचा है कौन सा? नीति आयोग। ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि नीति आयोग जो है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बना था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 2015 के। तो इसके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। ठीक है। तो इसीलिए आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। इसका आंसर यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस थे वो किस चीज से रिलेट करते हैं, मतलब द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तीसरा है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, और चौथा है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है। तो इसका मेंबरशिप पार्लियामेंट से हमें पता है कि ये नहीं रिलेट करता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से भी सरकारी कमीशन नहीं कुछ रिलेट करता है। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू से भी रिलेट नहीं करता है, ये सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेट करता है, ऑप्शन डी। ठीक है, सेंटर स्टेट के बीच में बैलेंस ऑफ पावर कहाँ हो। ठीक। और कितनी पावर सेंटर के पास रहे, कितनी पावर स्टेट के पास रहे। ठीक है। तो ये चीज सरकारी कमीशन ये डिसीजन करने के लिए बनाई गई थी, ये आयोग उसी लिए गठित हुआ था। और इस आयोग के गठित होने का टाइमलाइन है 1953 से 1958 तक। ठीक है। तो इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले कहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था? तो उसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन से ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस वो मॉडल कई कंट्रीज ने अडॉप्ट किया इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स
हैज एक्सक्लूसिव पावर्स इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, फिर दूसरा है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो हम कहते हैं किसको, राज्यसभा को। राज्यसभा के पास जो है इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ये पावर तो है नहीं, और इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये पावर नहीं है। ठीक है, एक्सक्लू इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन एक्सक्लूसिव पावर नहीं इनका। लेकिन टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ ये एक्सक्लूसिव पावर है इसका राज्यसभा का। तो ऑप्शन सी हो जाता है। तो ऑप्शन, और ऑप्शन डी नन ऑफ द होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हो चुका है। ठीक है, और ये जो क्रिएशन ऑफ आपका न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज है वो आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है राज्यसभा को कि वो और नई कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सके। अभी करंटली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस जिसको कहते हैं, जिसका काफी क्रेज है। फिर दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस जिसको कहते हैं, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, FOREST फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, ये सब सेंट्रल सर्विसेज हैं। ठीक है, ऑल इंडिया बस 3 ही है अभी फिलहाल। फिर उसके बाद में फिर इसका जो रिकमेंडेशन है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का, उसमें 2/3 ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शंस जो होते हैं पावर्स के वो लोकसभा और अदर बॉडीज में वेस्टेड है। तो वही बात हुई है इसमें, मैंने बता ही दिया था कि एक्सक्लूसिव पावर नहीं है राज्यसभा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी फाइंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। आप सबको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 किसी एक चीज से रिलेट करता है, फिर पार्ट 2 किसी दूसरे चीज से रिलेट करता है, पार्ट 3 किसी और चीज से, 4 किसी और चीज से, ऐसे करके। ठीक है, तो पार्ट 1 जैसे हमें पता है वो यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेट करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पार्ट 2 जो होता है वो सिटीजनशिप से रिलेट करता है, ये ऑप्शन होगा। पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, पार्ट 2 आपका आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो ये पोर्शन आपका रिलेट करता है आपका सिटीजनशिप से। ठीक है, इसके अलावा जो है सिटीजनशिप जो डील करती है 1955 की सिटीजनशिप एक्ट से भी सिटीजनशिप गवर्न होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल्स के अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी इससे डील करती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, अ मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके बाद फिर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, या 3/4 ऑफ द मेजोरिटी करके, या फिर सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल मेजोरिटी से ही वो अमेंड कर सकती है लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में भी कवर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी कवर होते हैं। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, सेकंड शेड्यूल क्या होता है, थर्ड शेड्यूल किस चीज से होता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक इसका एक्रोनिम भी है जिससे आप कोई क्या कहते हैं ये याद रख सकते हो। और वैसे हमने शेड्यूल्स भी कवर किया हुआ है अपने उसमें एक लेक्चर में, तो आप जाओगे तो अवलोकन की प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको शेड्यूल्स पढ़ना है तो आप उससे ही पढ़ सकते हो। ठीक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। ठीक है, ओल्ड पीएम, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, तो ये सारे शेड्यूल्स इससे कवर होते हैं। ठीक, फिर आपका ये बता दिया मैंने। फिर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एन एमपी बी डिस्क्वालिफाइड, यानी कितने दिन बिना अनुमति लिए अगर एमपी गायब रहता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है, यानी अयोग्य घोषित किया सकता है संसद के लिए। तो ये है ये आपका आर्टिकल 1041 से गवर्न होता है एमपीज के लिए, और आर्टिकल 194 से गवर्न होता है आपके उस एमएलएस के लिए। ठीक है, ये एमएलएस के लिए हो गया और ये हो गया आपका एमपीज के लिए। तो और ये जो टाइम लाइन है वो 60 दिन का होता है, एमएलएस के लिए भी 60 दिन का और एमपीज के लिए भी 60 दिन का। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए कि जो 60 दिन का जो टाइम लाइन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 से 30 दिन तक बंदा आया, फिर 31वें दिन नहीं आया, 1 से 30 दिन तक नहीं आया, फिर 31वें दिन आया, फिर
32वें दिन से लेकर के 60 दिन तक नहीं आया, 60वें दिन तक, तो उसको 60 दिन वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर वो वही माना जाएगा कि 30-30 दिन के गैप पे है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, अगर वो पहली तारीख से लेकर के पूरा 1 महीना, फिर नेक्स्ट महीना, 2 महीने कंटिन्यूअस गायब है, तो जाके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और डिस्क्वालिफिकेशन का जो पावर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। जो भी हाउस है, तो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे, उसके पास वो पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 60 दिन विदाउट परमिशन का है, परमिशन लेके गायब हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आर्टिकल 377, आर्टिकल 277, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये तीन ऑप्शन, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था 2017-18 में, ये काफी ज्यादा चर्चा में था। तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। इसका सीधे आंसर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। ऑप्शन ए सोशलिस्ट, बी लिबरलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक, तीसरा है गांधीयन, या चौथा है ऑल ऑफ द। तो देखो, सबको पता है, हम लोगों को पढ़ा है हमने डीपीएसपी में, कि जो डीपीएसपी है उसको ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कुछ प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। लिबरल जो प्रिंसिपल हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते हैं। और गांधीयन जो है वो रूरल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज, इन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है। सरोकार रखते हैं, मायने नहीं, सरोकार रखते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज called the Economic Cabinet of India? Planning Commission, Finance Commission, Central Cabinet, या Administrative Reform Commission? इसका आंसर है प्लानिंग कमीशन। ठीक है। प्लानिंग कमीशन को क्यों इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया अशोक चंद्र द्वारा? क्योंकि ये जो है प्लानिंग कमीशन जो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, वो कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, वो ये सब चीज प्लानिंग करता था। ठीक है। तो इसी वजह से अशोक चंद्र ने इसे इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि इसका जो रोल था काफी सेंट्रल रोल था इकोनॉमिक प्लानिंग में कंट्री के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम? ये भी काफी फैक्चुअल सवाल है, और ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल ही जाएगा आराम से, पहले दूसरे पेज पे ही है, पीआईएल के चैप्टर में। पहला है ऑप्शन में एम हिदायतुल्लाह, दूसरा है ए एम अहमदी, तीसरा है पी एन भगवती, चौथा है ए एस आनंद। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, पी एन भगवती है। ठीक है। फिर चौथा है, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान की सभा की जो अंतिम बैठक थी, उसका सही डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, या 25 जनवरी 1950? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को लास्ट में वो बैठे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद में 26 जनवरी को वी बिकेम रिपब्लिक। ठीक। 26 नवंबर 1949 कुछ लोग मार्क करके आ सकते हैं, प्रियम्बल अगर रट्टा मारे हो तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं 26 नवंबर 1949 है। तो नहीं, 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखो ना, लास्ट लाइन में लिखा है, वी डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनैक्ट, वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं 26 नवंबर 1949 को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग होगा, उसके बाद बहुत सारे काम बचे होंगे। ठीक है। तो हम जो काम खत्म हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा 24 जनवरी 1950। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज, जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिश, यानी किस चीज को डिसॉल्व नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जाता, लेकिन समाप्त किया सकता है? देखो, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, लोकसभा तो डिसॉल्व होती है हर 5 साल पे, आपको पता होगा। तो ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा कट गया। फिर दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, इसको जो है डिसॉल्व तो नहीं होती है, ये हमें पता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन हाँ अबॉलिश भी नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा बट अबॉलिश, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ये राज्यसभा का, सॉरी राज्यसभा कह रहा हूँ, लोकसभा का स्टेट का प्रारूप है विधानसभा। ठीक है। तो ये भी डिसॉल्व होता है,
तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब अपने पास बचा क्या? ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद ये डिसॉल्व नहीं किया सकता है, और लेकिन इसको एबॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी 7 स्टेट्स में, कुछ सालों पहले तक 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल चलता था, लेकिन करंटली अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में। अब वो 6 कौन से स्टेट्स हैं वो आप कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, तो यही पे यहाँ वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा, यानी लोकसभा का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कितना हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा B20। तो देखो कैसे B20 आंसर होगा इसका। लोकसभा की मैक्सिमम सीट क्या है? 552। ठीक है, जिसमें से 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस की होती है। 2 एंग्लो इंडियंस वाली सीट हट चुकी है, रिपीट हो चुकी है वो, अभी अमेंडमेंट आया 2019 के आसपास। ठीक है, तो बची कितनी? 550। 550 में 530 जो होती थी स्टेट्स के लिए, और 500 वो जो बची 20 है यूनियन टेरिटरीज के लिए होती थी। ठीक है, तो इसी इससे अपना आंसर आ जाता है 20। ठीक, अच्छा, और अभी करंटली जो है वो 543 सीट्स ही भरी हुई हैं लोकसभा की। ठीक है, पूरी 550 नहीं भरी हुई हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। तो हाँ, मैं अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो हमारे इवैल्यूएशन प्लान्स चल रहे हैं। देखो आपने अगर प्रीलिम्स निकाल ली तो सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से कुछ नहीं होगा, मेंस भी निकालना पड़ेगा। और मेन रैंक वगैरह जो डिसाइड होती है सबको पता होगा, मेंस से ही होता है। और मेंस तभी आपका बढ़िया नंबर आएगा उसमें जितना, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उतना ज्यादा बढ़िया आंसर लिखने का तरीका, और उतना ज्यादा बढ़िया आपके नंबर्स आएंगे, उतनी इम्प्रूव्ड रैंक आएगी आपकी, बढ़िया रैंक आएगी। ठीक है, तो हम दूसरे की तरह नहीं आपको क्लेम करेंगे कि नहीं हम आपकी फर्स्ट रैंक ही दिला देंगे। फर्स्ट रैंक वो आपकी मेहनत से आएगी, लेकिन हाँ वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। हम आपकी उस मेहनत में हेल्प करेंगे कि आप जो आंसर लिख करके दोगे उसको हम जल्द से जल्द इवेल्युएट करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर राइटिंग स्किल को शार्पन कर सको। ठीक है, और बढ़िया कर सको। तो उसके अलग अलग प्लान्स है, आपको जो प्लान समझ में आए तो आप उस प्लान को ले सकते हो। ठीक है, और हमारे ये जो नंबर्स हैं इस पे कांटेक्ट करके आपका प्लान्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर उस पे आप आ सकते हो, आपको और मिल जाएगा। ठीक है, और तो फिर हम यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, और ये जो आंसर राइटिंग का जो इवैल्यूएशन हो रहा है ना, वो सारे जितने भी हैं इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब मतलब समझो कि अपने अगर आंसर राइटिंग लिखा है तो सही तरीके से अच्छे मेंटर से इवैल्यूएट हो रहा है, वो गलत मेंटर से नहीं इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो इतना ही आज के लेक्चर के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपका 2018 का पॉलिटी से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी चलेंगे वो, और जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और मेरा पॉलिटी का है तो इतना खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ईयर के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।